ठीक है, कल हमने स्प्रिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसको डिस्कस करेंगे। एक ये क्वेश्चन भी है, इसको डिस्कस करना है एक तो। इसके अलावा और भी मैं आपके लिए आज स्प्रिंग के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन क्या था? जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको, क्वेश्चन को दोबारा। कॉन्सेप्ट क्या है अपनी लैंग्वेज में लिख लेना आप, कोई भी कॉन्सेप्ट हो। ये मास m1 है, ये मास m2 है, जस्ट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग। तो सबसे पहले आप फोर्स लगाओ, ठीक है। तो m1 पर जो फोर्स लगेगा वो एक तो लगेगा m1g, एक लगेगा टेंशन नीचे की तरफ बोलो, और एक फोर्स ऊपर की लगेगा kx। ऐसे अगर मैं m2 की बात करूं तो एक फोर्स लगेगा बेटा m2g, और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन। बस, बाकी और तो कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही आपने स्प्रिंग को कट किया, जैसे ही आपने स्प्रिंग को कट किया, तो कौन सा फोर्स गायब हो जाएगा? है ना, आप कहोगे ये फोर्स को गायब कर दो। जब ये फोर्स गायब हो जाएगा तो अब ब्लॉक m1 देखो, जो ब्लॉक आपका m1 है, जिस पर पहले kx भी लग रहा था, जिस पर पहले m1g भी लग रहा था, जिस पर पहले t भी लग रहा था, और इन तीनों फोर्स के बाद ये इक्विलिब्रियम में था, इन तीनों फोर्स के बाद ये इक्विलिब्रियम में था। तो इसका मतलब ये वाला फोर्स बराबर इस फोर्स के था। लेकिन जैसे ही आपने क्या करा, टच, स्प्रिंग कट किया, तो ये तो वैनिश हो गया। तो ये किस फोर्स से नीचे जाएगा? इसी फोर्स से। नहीं, तो टी भी तो जीरो हो जाएगा, टेंशन भी तो जीरो हो जाएगी। हाँ हाँ, तो बात तो वही है। अब ये जो पूरा है, इसके ऊपर बस अब एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा? m1g। इस पर लग रहा है m2g। मतलब कहने का ये है, आप इस पूरे को अगर एक बॉक्स मान लो, इस पूरे को एक बॉक्स मान लो, स्प्रिंग कट हो गया, तो इस पूरे बॉक्स पर जो अभी एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? m1 प्लस m2 इंटू जी। ऐसे ही तो बोला है हमने, ठीक। तो जैसे ही आपने स्प्रिंग कट किया, ये फौरन नीचे चला। कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा? कितने से? जी से नीचे जा रहा होगा, ये जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। और उस वक्त में जो टेंशन आपको दिखाई देगी वो कितनी दिखाई, मतलब ये भी ए बराबर जी से नीचे चल रहा होगा, ये भी ए बराबर जी से नीचे चल रहा होगा, और इन दोनों के बीच में जो टेंशन है वो कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी। ये मैंने आपको जब ये वाला क्वेश्चन कराया था, तो इसमें फंडा यही तो था। ये भी जी साइन थीटा से नीचे आ रहा था, ये भी जी साइन थीटा से नीचे आ रहा था, तो इनके बीच का जो नॉर्मल था वो जीरो। तो नॉर्मल भी एक कांटेक्ट फोर्स है और टेंशन भी एक कांटेक्ट फोर्स है, स्ट्रिंग के बीच से कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों आपके जीरो हो जाते हैं। तो इसका तो फंडा ये रहा। जाहिर बात है, तुरंत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सडनली फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन स्प्रिंग को कट करेंगे अगर, तो जिस स्प्रिंग को आप कट करोगे उस स्प्रिंग का फोर्स सडनली जीरो हो जाएगा, सडनली जीरो हो जाएगा। मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनना आप लोग, ठीक है। ये दिया था क्वेश्चन की, अगला वाला ये दिया था। इसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन कहा था कि आप लोग इसमें दो क्वेश्चन करके आएंगे। कौन कौन सा? पहला आप स्ट्रिंग को कट करेंगे, फिर आप स्प्रिंग को कट करेंगे। बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझें। पहले किसको कट किया? स्ट्रिंग को कट कर लें पहले। चलो पहले तो आप एफबीडी बनाओ, मास m1 का। तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? m1g और kx और टेंशन, बस। और ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक। यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स के। फिर आप m2 का fbd बनाइए। नीचे की तरफ भैया m2g है और ऊपर की तरफ kx है। क्या और कोई भी फोर्स लगता हुआ दिखाई दे रहा है? बोलो। नहीं, और कोई फोर्स नहीं लग रहा। क्या कट किया है आपने? स्प्रिंग की स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कट की है, स्ट्रिंग कट की है। तो कौन सा फोर्स को हटा दूं? सर टेंशन हटा दो आप। लोजिल हटा दी आपको, ऊपर से टेंशन हटा दी हमने, ठीक है। हर कोई ये चाहता है, लेकिन ये सडनली जीरो नहीं होगा। तो जो ब्लॉक है आपका, वो इसी फोर्स के साथ कहाँ जाएगा? नीचे। क्योंकि अब इस ब्लॉक का m1 का फोर्स डिस्टर्ब हो गया है ना,
पहले ऊपर लग रहा था और नीचे मिलकर बैलेंस हो रहे थे। अब आपने ऊपर वाला हटा दिया तो जाहिर सी बात है जो सारा नेट फोर्स किधर लग रहा है, वो नीचे लग रहा है। तो ये तुरंत आपका नीचे भागने की कोशिश करेगा। और कितनी एक्सेलरेशन से भागेगा भैया? आप कहोगे m1g नेट फोर्स, तो नेट फोर्स जो है वो इन दोनों का समेशन है, ठीक है ना, और इज इक्वल टू m1a। तो यहाँ से a इज इक्वल टू m1g प्लस kx अपॉन m1। इस फोर्स से ये नीचे भागेगा। बोलो भाई कितने बच्चों का सही आंसर आया ये? वेरी गुड। आपका नहीं आया? क्यों? कहाँ गड़बड़ी कर दी आप लोग? बेटा जब तक जाके अपने आप को रगड़ोगे नहीं ना, आंसू नहीं निकालोगे अपने क्वेश्चन करते में, जब तक फिजिक्स नहीं आने वाली, फिजिक्स क्या कोई भी सब्जेक्ट नहीं आने वाला। तुम क्या सोच रहे हो यहाँ से उड़ के खुद ब खुद चीजें तुम्हारे दिमाग में जाएंगी? हम्म, बोलो। भाई फिजिक्स का दूसरा नाम ही सोचना है। फिजिक्स का नाम हटा के रख दो सोचने वाला सब्जेक्ट, बल्कि साइंस का नाम हटा के रखना चाहिए कि भैया सोचने वाली स्ट्रीम है। जब तक सोचोगे नहीं, घर पे जाके खुद पे मेहनत नहीं करोगे ना, कुछ नहीं आने वाला। तुम ये मत सोचो कि सर पढ़ा रहे हैं, ओहो तो मुझे कुछ ऐसा पता लग जाए, सर कुछ ऐसा दे दे कि मेरे दिमाग में आ जाए। भाई दिमाग तुम्हारा है, चलाना तुम्हें पड़ेगा। अब यहाँ पे तुमने आके देखा, अच्छा ये क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ऐसे करके देखा, इसे घूरा, क्वेश्चन ने तुम्हें घूरा, तुम निकल लिए, तुम डर गए क्वेश्चन से। यही तो हो रहा है। अजीब सी बातें कर रहे हो। बताओ। हाँ आ रहे हैं, अभी आ रहा हूँ। पहले क्वेश्चन कर लूँ पूरा, उसके बाद फिर आपका डाउट बचेगा तो बता देना, ठीक है। अब अगला केस ये था, इसी को उठा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक रह गया अभी। हाँ, अब M2 का क्या होगा? बोला, बताओ आप लोग बताओ। मतलब इस पर कोई फोर्स जीरो होने वाला है सडनली? नो, इस पे तो कोई फोर्स जीरो होने नहीं होने वाला। इसका मतलब इसका तो नेट अब भी इतना ही बना हुआ है जितना पहले था, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो। यानी सडनली ये किसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। कुछ ऐसा होगा जैसे आप काटोगे ना, ये नीचे भागेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये नीचे भागेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सडनली। समझ में आ गया नहीं? भाई ये तो ऐसे ही है। तो जैसे ही आप इसको कट करोगे ये तुरंत नीचे भागेगा, लेकिन इस पे अभी सडनली कोई असर नहीं पड़ेगा, धीरे 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 ही नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब अगला पार्ट इसका ये है, इसका अगला पार्ट ये है। ये M1 था। अब क्या कट करना है हमें? इस स्प्रिंग को कट करना है। तो सबसे पहले आप फोर्स लगाइए, एफबीडी बनाते हैं। ये M1 है, ये आपका टेंशन है, ये आपका M1G है, और ये आपका KX है। इसी तरीके से M2 का एफबीडी बनाइए। M2, नीचे M2G, ऊपर आपका KX। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, हमने कट किया, इस स्प्रिंग को कट कर दिया। लो भाई लो, स्प्रिंग कट हो गया। क्या हटा दूं? सर ये हटा दो आप, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये हटा दो, ये हटा दो। अब क्या होगा? अब क्या होगा? तो M2G कहाँ है जगह? आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं टेंशन का क्या होगा? टेंशन का क्या होगा? टेंशन अपनी जगह ही रहेगी। हम्म, टेंशन का क्या होगा? बताएं। अपनी जगह रहेगी। बोलो जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ अपने, कि टेंशन का क्या होगा। आप बताएं, आप लोग बताएं कि टेंशन का क्या होने वाला है। अरे लगाओ भैया, दिमाग लगाओ, टेंशन का क्या होने वाला है? नहीं आ रहा समझ में? अरे यार फिजिक्स है, सोचो तो सही, मतलब क्या हो रहा होगा इसमें। मैंने ये कट कर दिया है, ठीक है, तो टेंशन का क्या होगा? सडनली, सडनली, सडनली की बात चल रही है। हम्म, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सेम रहेगी। हम्म, बढ़ जाएगी। अच्छा एक बात बताना जरा, सोच, अब तूने कहा कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, देख देख तो अब सोचता रहे तू। तूने कहा थोड़ा सा ऊपर जाएगा,
तो जैसे ही ऊपर जाएगा ये जो स्ट्रिंग है ये और टाइट हो जाएगी क्या? क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी ना, तो टेंशन सडनली कितनी हो जाएगी? जीरो। ऐसे ही सोचना है, जैसे सोच रहे हो कि हाँ सर ये थोड़ा सा ऊपर भागने की कोशिश करेगा, जैसे ही हल्का सा ऊपर भागेगा फौरन तुरंत टेंशन कितनी हो जाएगी? जीरो। अब मैं बात करूँ नहीं सर इसके नीचे तो M1G लग रहा है तो टेंशन आनी चाहिए, मैं तुरंत की बात कर रहा हूँ, सडनली बात कर रहा हूँ मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग। अब बात समझ में आ गई? तो तुमने खुद ही बोला कि सर ये तो थोड़ा ऊपर भागेगा हल्का सा, जैसे ही ऊपर भागेगा तुरंत टेंशन कितनी? जीरो। और जब टेंशन जीरो तो एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई? ठीक है। कहाँ भागेगा? ये लटका हुआ है ना, भागेगा कहाँ? भाई अगर अगर स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के अंदर तो बेटा टेंडेंसी है ना ऊपर नीचे होने की, स्ट्रेच होने की, लेकिन टेंशन के अंदर तो टेंडेंसी नहीं है ना, वो तो तुरंत जीरो करेगी, वो जान ही नहीं देगी कहीं ब्लॉक को। आप ये कह रहे हो एक्सेलरेशन जी के बराबर अगर आ रही है तो फिर तो ब्लॉक नीचे आना चाहिए ना। आप इसको ऐसे समझो कि ये लटका हुआ है, जैसे ही आपने ये फोर्स करा ये हल्का सा लूज पड़ा होगा, बहुत मामूली सा, जैसे मैंने उस टाइम बताया था कि इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है, तो इनफाइनाइट एक्सेलरेशन को मैंने क्या बोल दिया भाई? जीरो। ठीक है। इसी तरीके से ये काम भी कुछ ऐसे ही हुआ होगा कि ये बहुत थोड़ा सा ऊपर गया होगा, बहुत लिटिल, आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा, तो उस टाइम की टेंशन आपको जीरो दिखाई देगी, लेकिन ब्लॉक तो अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। भाई दिमाग वाले क्वेश्चन है ये सारे, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके मैंने स्प्रिंग कट करा दिया, स्ट्रिंग कट करा दिया, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़िया से हो जाती हैं। एक क्वेश्चन और दे दूं इसमें का? पक्की बात है, कर दोगे? पहले ही नहीं उतार लो, देखो जिसको नहीं उतारा है पहले ही से उतार लो आप, ये और वो। हाँ हाँ बचा है, कुछ भी नहीं, नीचे आके फिर दोबारा टेंशन आएगी। बेटा दोबारा भी तो मैंने कब कहा कि टेंशन जीरो ही हो जाएगी, मैंने फिर आपको बार बार, मैं सडनली बात कर रहा हूँ कि सडनली 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 ऐसा होने वाला है। ठीक है, फिर ये नॉर्मल अपनी स्टेट पाएगा, फिर टी बराबर एम जी के हो जाएगा, M1G के हो जाएगा, टेंशन आपकी दोबारा वापस आएगी। ठीक है, लिख दो। तो ए कितना है? जीरो। आफ्टर सम टाइम, अबे तो भाई ये कहाँ जाएगा? कहाँ एक्सेलरेशन कैसे करेगा ये लटका हुआ है अब यहाँ पर। आफ्टर सम टाइम, लो, आफ्टर सम टाइम तो ये केस बनेगा ना बेटा, आफ्टर सम टाइम तो ये केस बनेगा ना, अभी जाएगा कहाँ? M1G के। देखो असल में जो टेंशन है ना वो सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसी है? सेल्फ एडजस्टिंग है। अभी एक हम और पढ़ेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी आपका सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इसी तरीके से टेंशन भी आपकी सेल्फ एडजस्टिंग है। ठीक है। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा और गहराई में जाके बात करूं, तो मान लो अगर ये ऊपर हल्का सा नहीं हुआ, स्ट्रिंग टाइट ही रही, देखो अब मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में आपको इसको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये ऊपर नहीं हुआ, हल्का सा ऊपर नहीं हुआ, मान लो स्ट्रिंग आपकी लूज नहीं हुई, स्लैक नहीं हुई, तो फिर आप कहोगे फिर टेंशन जीरो नहीं है, फिर आप कहोगे टेंशन जीरो नहीं है। टेंशन को कौन होल्ड किया हुआ है? M1G ही होल्ड किया हुआ है। ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हो, कोई कह रहा है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई टेंशन जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने मान लिया था कि भाई थोड़ा सा ये हल्का सा जर्क खाएगा ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही हल्का जर्क जर्क खाएगा तो इसमें लूजनेस आएगी ना, लूजनेस का मतलब टेंशन जीरो। अब आप कोई कह रहा कि नहीं सर मान लो नहीं आया जर्क इतना, ठीक है ना, बहुत हल्का सा फर्क आया, लेकिन टेंशन जो है वो स्लैक नहीं हुई है, हमने कहा चलो स्लैक नहीं हुई है लेकिन कम तो हुई होगी ना, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन कितना रहा होगा? जीरो। क्योंकि जब वो थोड़ी सी टेंशन कम हुई होगी तो टेंशन ने आप किसको बैलेंस कर लिया होगा? M1G को। बोलो, तो भी आपका एक्सेलरेशन अगर आप कह रहे हो कि भाई सर जीरो नहीं होने वाली, तो ठीक है, जीरो मत मानो, आप कहोगे भाई लेकिन एक्सेलरेशन तो जीरो ही होने वाला है, क्योंकि ये इससे बना हुआ है, ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा कहाँ? बात समझ में आ रही है? ठीक है, मान लो जर्क ऊपर नहीं भी खाता है, तो अगर जर्क ऊपर हल्का सा खा गया, हल्का सा भी, तो टेंशन कुछ लम्हे के लिए जीरो होने वाली है। मान लो नहीं खाया
तो टेंशन कम तो होगी, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा, क्योंकि टेंशन जो है वो उसको बैलेंस कर लेगी m1g को। बात समझ में आ रही है? क्लियर बात हो रही है? थोड़ी तबीयत खराब है? अच्छा ठीक है, चलो मैं दूं एक क्वेश्चन और। लो, लीजिए ये क्वेश्चन करिए आप। ठीक है, मैंने मान लीजिए इसको कट किया है, तो जस्ट आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन बताना है किस किस का, a1, a2, a3। अच्छा किसका तुरंत बता दोगे? किसका तुरंत बता दोगे? a1 का तुरंत बता दोगे? अच्छा कितना है? जीरो? m1 का जीरो हो जाएगा? अरे क्या बात कर रहे हो? हम्म, तो जीरो कैसे हो जाएगा? हम्म, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा किसका तुरंत बता दोगे। ये तुरंत काम, इसमें तो तुम फिजिक्स लगाने लगे। किसका तुरंत बता दोगे? अरे इतने क्वेश्चन कराए, बताओ भाई जान, किसका किसका तुरंत बता दो आंख बंद करके, इसका तो इतना होगा, बिना कोई कैलकुलेशन, बिना किसी कुछ नहीं है, ना एफबीडी बनाना, कुछ नहीं बनाना। बताओ। a2 का? a3 का कितना? अभी तुम समझे नहीं हो, अभी तुम उस पर उस क्रक्स पे पकड़। अबे भाई एक बात बता, सुन सुन मेरी बात बहुत ध्यान से सुन, तूने इसको तोड़, इसको कट किया है ना, इस पे तुरंत क्या असर पड़ेगा? जीरो हो गया, खत्म। ये बताना था, ये तुरंत बता सकते हो कि इस पे, इसके फोर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इधर KX2 लगता रहेगा, उधर F लगता ही रहेगा, इसका X खत्म थोड़ी होगा। बात समझ में आ गई? तो इसका आप तुरंत बताओगे सर ये तो भाई जीरो पे रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। चलो बनाओ एफबीडी बनाकर इसको करो। देखो ये भाई किसी उस पर रखा होगा स्लैब पर, तो नीचे की तरफ एक mg लग रहा होगा, m1g, ऊपर की तरफ आपका नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये बैलेंस कर रहे हैं तो अभी हमें इसका कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। एक फोर्स आपका F लग रहा है, सब लगा रहे हो देखो, ऐसे देखते रहना, अब जिसने नहीं लगाया F। और कोई भी फोर्स लग रहा होगा, K1 इस डायरेक्शन में। क्लियर है? फिर हम एफबीडी बनाते हैं किसका, m2 का। ठीक है, अब जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। अभी मुबशिर बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, है ना, इस पर बेटे m2 पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? जो लग रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो बता दो बस, कम ज्यादा छोड़ो। अरे रुक जा भाई। हाँ, किधर लग रहा होगा? नीचे? भाई नीचे कौन सा फोर्स लगता है? अरे नीचे कौन सा फोर्स लगता है पहले ये बताओ। mg लगता है ना, तो ये m2g हो जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल लग जाएगा। बोलो, तुम बताओ भाई, हाँ तुम। हाँ, और है किधर, किस डायरेक्शन में? इधर, KX2, K2X2 कह सकते हो। और कोई सा? अरे भाई क्या बड़ा आराम से आ रहा हो, क्या मामला है? इधर रहेगी तो जगह, इधर तीन ही बैठे हैं बस। ईजान कौन सा? किधर? इस डायरेक्शन में, ठीक है, K1X1 लग रहा होगा। फिर चलो इधर बताओ। हाँ भाई, तुम बताओ, नीचे की तरफ कितना? और
ठीक है, और किधर? ठीक है, बिल्कुल सही है। बना लिया एफबीडी। सबसे पहले तो आपने क्या बनाना है? एफबीडी बनाना है। उसके बाद आपने K1 को कट किया है, तो मैं कौन कौन से फोर्स रिमूव कर दूं, जल्दी बताओ। सर एक ही वाला कर देता हूँ रिमूव। ठीक, फिर एक ही वाला रिमूव कर देता हूँ, और कुछ? बस ये तो रिमूव होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। जब तुम पर सारा फोर्स लग रहा था, तुम ऊपर से भी बैलेंस थे, इधर से भी बैलेंस थे, यानी एक्स में भी बैलेंस थे और वाई में भी बैलेंस थे। लेकिन जैसे ही तुमसे ये वाला फोर्स हमने हटाया, तो इसका मतलब तुम पे नेट फोर्स इधर आ गया, तो तुम किधर भागोगे? इधर ही तो भागोगे। हमने कहा ठीक है। और जब इधर भागोगे तो आप कह सकते हो F इज इक्वल टू M1A, तो A इज इक्वल टू F अपॉन M1। बोलो भाई, इसका तो इतना आ गया। क्लियर है? अब बात करी हमने इसकी। हमने कहा भाई तुम्हारा क्या हाल है? तुमने कहा ये वाला तो वर्टिकल मोशन, मतलब जो आपका डायरेक्शन है वाई एक्सिस की, वो तो आपकी बैलेंस है। लेकिन एक्स में पहले हम बैलेंस हुआ करते थे, है ना? लेकिन हम पर क्या हुआ? फोर्स हटा दिया गया एक, इस डायरेक्शन का, तो हम पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आने लगा। तो हम अब किधर भागेंगे? इधर भागेंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, K2x2 बराबर किसके हो जाएगा? M2A के। तो A इज इक्वल टू K2x2, ये 2 हो जाएगा अपॉन M2। बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है। इसी तरीके से हमने इनसे बात करी, भाई तुम पे क्या असर पड़ा? बोले ऐसा है, अभी मुझे जो फील हो रहा है नीचे की तरफ, मुझे M3G अब भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर नॉर्मल अब भी, तो मैं वर्टिकल तो बैलेंस हूँ। हॉरिजॉन्टल में K2x2 मुझे अब भी फील हो रहा है, सडनली मुझे तो फील हो रहा है, और ये फोर्स भी लग रहा है, यानी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। तो मुझ पर अब कोई असर नहीं पड़ा, मैं पहले भी रेस्ट पे था, अब भी मैं तुरंत रेस्ट पर ही रहूंगा सडनली, मतलब। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपका वर्टिकल स्प्रिंग भी ले लिया, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग भी ले लिया। स्प्रिंग का इससे ज़्यादा भाई क्वेश्चन होने भाई मुश्किल है। ठीक है, और भी वैसे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, लेकिन ये आपके बेस्ट लेवल आ गया। इतना आप टच कर रहे हो, सोच पा रहे हो, घर जाके इनकी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो आप फिर हीरो हो। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, बेफिक्र रहो। एक्सेलरेशन 0? मैं नहीं बता रहा, तुम एक मिनट खुद सोचो। काटने से पहले, कट करने से पहले, स्प्रिंग को कट करने से पहले ये कहीं भाग रहा था? ये कहीं चल रहा था? पूरा सिस्टम आपका रेस्ट पे था, पूरा सिस्टम, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, तीनों के तीनों रेस्ट पे थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। जब मैंने इस स्प्रिंग को कट किया, तो ये वाला फोर्स गायब हुआ। इन दोनों फोर्स की वजह से तो ये रेस्ट पे था, मतलब जितना फोर्स इधर था उतना ही फोर्स इधर था, तो ये सिस्टम रेस्ट पे था, ये वाला ब्लॉक। आपने इसको कट कर दिया, ये किधर भागेगा? इधर भाग जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ही बचाएगा अकेला। ठीक है, वही बात है कि दो दोस्त पकड़ के खींच रहे थे, एक ने छोड़ दिया। याद करो, तुमने बहुत किया होगा यार ऐसे तो। ये नहीं किया? बहुत किया है ना, कि दो ने पकड़ के खींचना चालू कर दिया और एक ने छोड़ दिया, गुलाटी खा गए तुम। ठीक है, तो वही बात है, ये आपका गुलाटी खा गया। फिर इसकी बात करो, एक इधर से पकड़ के खींच रहा था, एक इधर से, लेकिन ये वाला फोर्स हो गया रिमूव, तो फिर ये इधर गुलाटी खाएगा। खाएगा नहीं खाएगा? ठीक, कितना एक्सेलरेशन से आपको नेट फोर्स इजिकल टू एम ए। नेट फोर्स किधर जा रहा है आपका? K2x2, और ये हो गया आपका M2A, रख दोगे। हमने कहा भाई तुम, बोले यार मुझ पे तो अब भी इधर जो फोर्स लग रहा था वो अब भी है, और जो इधर फोर्स लग रहा था वो अब भी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? कहीं नहीं। मैं पहले इन दोनों की लगने की वजह से रेस्ट पे ही था, और बाद में भी मुझ पर यही दोनों लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं अब भी रेस्ट पे रहूंगा। बोलो, ठीक है? तो ये इसलिए एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। ठीक है सदन, देखो इधर बहुत ध्यान से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, डाउट है इनका ये। देखो सब ध्यान दें। ठीक है, देखो ये आपकी एक पुली सिस्टम है। आपसे मैं कहता हूँ इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो वही बात है, आप कहोगे भाई नीचे की तरफ कितना कौन जा रहा है? M2G जा रहा है, और इसे रोकेगा कौन? M1G रोकेगा, और आप कहोगे M1 प्लस M2। ठीक है, इसकी टेंशन जो होगी हमने आपको डायरेक्ट बता रखा था, कितनी आएगी बेटा? 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। इतनी बात तो क्लियर है ना आपको? ठीक है, अब देखो टेंशन का क्या मतलब है, कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग में टेंशन, अच्छा,
और क्या ये जो स्ट्रिंग इससे है, इससे अटैच्ड है, क्या सेम स्ट्रिंग मतलब सेम ही स्ट्रिंग दूसरे वाले ब्लॉक से अटैच्ड है, ये कोई दूसरी है? वही है, देखो यही तो घूम के आई हुई है। और जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी, जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगी। यानी इस ब्लॉक के लिए टेंशन लग रही है ऊपर, बोलो, इस ब्लॉक के लिए टेंशन लग रही है ऊपर। क्लियर बात हो रही है सबको? हमने कहा ठीक बात। हमने कहा ये भी तो एक स्ट्रिंग है, ये वाली भी तो एक स्ट्रिंग है, इसका क्या हो रहा होगा? हमने कहा इसका एफवीडी बनाते हैं। हमने कहा ये ऐसे है, ठीक है, तो इस पे भी एक टेंशन लग रही होगी जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, टी डैश। पुली का जो हमने एफवीडी बनाया तो पुली पे एक टेंशन लग रही थी ऐसे टी, और एक टेंशन लग रही थी ऐसे टी। बोलो बात समझ में आई? एक टेंशन लग रही थी ऐसे टी, एक टेंशन लग रही थी ऐसे टी, क्योंकि पुली आपकी मासलेस है। तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बराबर होगा किसके, नीचे वाले फोर्स के। तो ऊपर कितना फोर्स है बेटा, टी डैश, और ये नीचे कितना है, टी प्लस टी। तो ये कितना हो जाएगा, टी डैश इज इक्वल टू, यानी अगर ये टी 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 बन रहा है तो ये 100% टू टी ही बनेगा। ये टू टी ही बनेगा अगर आपकी पुली मास लेस है। अभी जो हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब में पुली हमारी मास लेस है। जब मास आएगा वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा, अभी नहीं आ रहा दूर दूर तक भी, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या यहाँ पर स्प्रिंग हो, क्या यहाँ पर स्प्रिंग हो, क्योंकि अगर स्प्रिंग होता, ये स्प्रिंग होता अगर, तो ये जो टी है वो के एक्स के बराबर हो जाता, टी जो है वो के एक्स के बराबर हो जाता। अब देखो टेंशन कितनी है यहाँ पर, नीचे इस वाली स्ट्रिंग में 2m1m2 प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी भी आएगा, और यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी, इसकी 2 टाइम्स, यानी 4m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इस जगह पर, ठीक है। और इसको बराबर आप के एक्स के रख दो, वही स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, आइए सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग, स्प्रिंग में करने हैं हमें सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो देखो पहले हम सीरीज की बात कर लेते हैं, ध्यान से समझेंगे, ये कल रह गया था टॉपिक। ठीक है, ये आपका K1, ये आपका K2, ठीक है। ये आपका मास भैया m है, चलो एक ही ले लो, एक ही मास है, m ले लो। यहाँ पे इस K1 की वजह से एक्सटेंशन मैंने मान ली कितनी होगी, x1, और यहाँ इस K2 की वजह से एक्सटेंशन कितनी मान ली मैंने। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक F फोर्स लगाकर इसको खींचूंगा, ठीक है, तो कुछ एक्सटेंशन इसमें जो कि x2 आएगी, कुछ एक्सटेंशन इसमें जो कि x1 आएगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? लेकिन इस स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा होगा वही इस स्प्रिंग में फोर्स होगा। यानी इस स्प्रिंग में कितना फोर्स लग रहा होगा, K2x2, इसमें कितना लग रहा होगा, K1x1, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं, और अगर मैं इस जैसी एक सिंगल स्प्रिंग ले लूं, मैं एक इस जैसी सिंगल स्प्रिंग ले लूं, ऐसे जिसको आप इफेक्टिव बोलते हो ना, इक्विवेलेंट स्प्रिंग। अरे सीरीज ऑफ पैरेलल में उसमें आ जाओ थोड़ा सा, किसमें, कैपेसिटर में आ जाओ या रेजिस्टर में आ जाओ, उसमें होता है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से इसका अगर मैं इक्विवेलेंट बनाता हूं तो कैसे बनेगा, मास m रहेगा और इसको मैं बोलूंगा के इफेक्टिव, और यहाँ पे मैं फोर्स F ही लगा रहूंगा। यानी जो फोर्स मतलब जो इन दोनों में एक्सटेंशन दिखाई देगी, जो इन दोनों में एक्सटेंशन दिखाई देगी वो एक्सटेंशन यहाँ पर होगी, और उसको मैं x बोल देता हूँ। ये x इज इक्वल टू और कुछ नहीं, कितना है, x1 प्लस x2 है। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, तो अब इसका फोर्स लिखो। आप कहोगे इस स्प्रिंग को जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, K1x1, वो बराबर होगा किसके बेटा, K2x2 के, और वो बराबर होगा, K इफेक्टिव x के। बोलो, अब अगर मैं इन दोनों से, खाली इन दोनों से यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, K1 की निकाल लो, वो x1 की निकाल लो, x2 की निकाल लो। मान लो मैं ये वैल्यू निकाल रहा हूँ आपकी x1 की निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो x1 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा, K2x2 अपॉन K1, और जाके उसमें लगा दो समीशन मतलब। अभी रुक जाओ, मैंने ये कहा अभी, आप ये बताओ पहले छोटी सी बात, इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया है, ठीक है, इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया, तो इधर कितना फोर्स लगेगा, इधर कितना फोर्स लगेगा, आप कहोगे के इफेक्टिव इंटू एक्स। बोलो, ऐसे ही तो लगेगा। इधर देखो बहुत ध्यान से, जब अगर ये K2 है, मैंने इधर फोर्स लगाया, तो इधर फोर्स लगेगा K2x2, इधर लगेगा K1x1, लगेगा नहीं लगेगा? और जब ये फोर्स लगेगा तो मैं कह रहा हूं ये फोर्स हो, ये फोर्स हो, ये बराबर हो जाएगा इस फोर्स के, यानी तीनों फोर्स आपस में बराबर है।
ये बोला है मैंने, तीनों फोर्स आपस में बराबर है। क्लियर हो रही बात? ठीक है। और मैंने अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो मैंने अगर इन दोनों को इक्वल रखा है तो मैं यहां से क्या x1 की वैल्यू निकाल सकता हूं? बोलो, निकाल लेता हूं ना। ठीक है, अब x1 की वैल्यू उठा के इसमें रखो, देखो बताओ क्या आ रहा आंसर। बेटा इस पूरी सीरीज में सेम फोर्स लगेगा। इस पूरी उसमें सेम फोर्स लगेगा। एक मिनट पानी लेकर आना, पानी लेकर आना, ये दोबारा समझाता हूँ। ये पकड़ो, नीचे से भर लो एक मिनट पानी। आप ये बनाओ, सेटअप बनाओ इतना। मैं आपको देखो दोबारा से समझा रहा हूँ। ये आपका बेटा इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, मतलब आपने जैसे इस पर एफ फोर्स लगाया, ठीक है, तो इस पूरे सेटअप में खिंचाव अलग होगा। क्या अलग होगा? खिंचाव। मतलब ये कुछ x2 खींचेगा, ये कुछ x1 खींचेगा, इन दोनों का खिंचाव अलग अलग होगा, लेकिन इन पे फोर्स सेम लग रहा होगा। इन पे फोर्स सेम लग रहा होगा, भले खिंचाव अलग है लेकिन फोर्स सेम है। क्यों? सोच के देखो, मासलेस स्ट्रिंग है, इसे आप स्ट्रिंग मान लो, तो पूरी स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती नहीं होती? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से बस इनका खिंचाव अलग है। भाई स्ट्रिंग और स्प्रिंग में फर्क क्या है? स्प्रिंग आपकी खिंचती है और स्ट्रिंग आपकी स्ट्रेच नहीं होती है। देखो बात को इधर से सुनते रहो। तो मैंने इसलिए कह दिया कि इस पे जो फोर्स लग रहा है बराबर होगा इस फोर्स के, और अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊंगा वो भी बराबर फोर्स होगा। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जो इन दोनों जैसा काम करे उसी को तो इक्विवेलेंट बोलोगे। जो इन दोनों जैसा काम करे, मतलब इसमें अगर x1 खिंचाओ, इसमें x1 खिंचाओ, तो टोटल इसमें ये कितना आगे बढ़ जाएगा? टोटल x1 प्लस x2 आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? ठीक है, मैंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसा स्प्रिंग दो जिसमें मैं एफ फोर्स लगाऊं और वो x1 प्लस x2 आगे बढ़ जाए। एक एक स्प्रिंग दो, लेकिन वो इन दोनों के जैसा काम करना चाहिए, उसी को इक्विवेलेंट बोलोगे। ठीक है, तो मैंने ऐसा करा भाई, हमने कहा भाई ये तीनों फोर्सेस को मतलब बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो मैंने इन दोनों को बैलेंस करके x1 की वैल्यू उठा ली। और मैं अगर ये यहाँ पे रखता हूँ जाके वैल्यू, तो देखो x1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये कितना आएगा बेटा? k2 x2 अपॉन k1 प्लस x2। यहाँ से मैं x2 कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा कितना बेटा? k2 अपॉन k1 प्लस 1। ठीक, तो x2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये बताओ? x2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? चलो पहले इसको यहीं सॉल्व कर लूँगा। x2 k2 प्लस k1 अपॉन k1, इसको उठा के, नहीं x2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख लो, तो ये आएगी आपकी x k1x अपॉन k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं देखो इन दोनों को बैलेंस कर रहा हूँ, इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बराबर तो ये दोनों भी हैं और बराबर ये दोनों भी हैं। मेरे पास x2 की वैल्यू आई है, मैं देखो इन दोनों को बराबर कर रहा हूँ, यानी k2 x2 बराबर, देखते रहो, k2 x2 बराबर किसके हो जाएगा? k इफेक्टिव x के। ठीक, k2 x2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? k1x अपॉन k1 प्लस k2, और ये कितना हो जाएगा बेटा? k इफेक्टिव x। x से x कटा तो मुझे यहाँ पर k इफेक्टिव की वैल्यू दिखाई दे रही है k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। और ये बिल्कुल ऐसा रिजल्ट है जैसा कि अगर आप k, बोलो, यानी अगर आपके दो स्प्रिंग सीरीज में हैं तो उनको आप इस तरीके से ट्रीट करोगे, उनका जो इफेक्टिव लिखोगे 1/k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, तीन होते प्लस 1/k3, चार होते प्लस 1/k4। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, इसी तरीके से आप पैरेलल का देख लो। चलो पहले आप इसका उतारो, सीरीज का उतारो, फिर पैरेलल का कराते हैं। जल्दी से उतारो सीरीज का। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लो एक दो स्प्रिंग का सेटअप दिए, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, जब आएगा तो अटेम्प्ट करना। इधर देखो, बातें नहीं करो, देखो ये आप बहुत ध्यान से समझो कि मान लो उन्होंने दो स्प्रिंग के इस तरीके से सेटअप दिए सीरीज में और एक मास दे दिया, इस पर फोर्स लगा रखा है कुछ। ठीक, आपसे कहता है कि स्प्रिंग मान लो 10 सेंटीमीटर खिंच गया, मतलब ये जो ब्लॉक है 10 सेंटीमीटर आगे चला गया, ऐसे बोलेगा। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर में कुछ ये होगा, कुछ ये होगा। बोलो, हो सकता है ये 4 हो, ये 6 हो सकता है ये 3 हो, या 7 हो। आपसे पूछे कि ये बताओ फिर इसमें कितना खिंचाव होगा?
इसमें कितना खिंचाव होगा, या पूछ ले इसमें कितना खिंचाव होगा। तो वो खिंचाव के आप कैसे लिखोगे, ऐसे, ये तो खिंचाव है, ये इसका खिंचाव है। ठीक है, मान ले अगर खाली x1 कितना होगा आपसे पूछ लिया जाए, खाली x1 कितना होगा, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, k2x/k1 + k2, इनवर्स रेशो, इनवर्स। ठीक है, और अगर x2 का पूछ ले वो खिंचाओ, तो आप कहोगे k1x/k1 + k2। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आपसे कभी कभी ये पूछ सकता है, ये पॉइंट मतलब p है, ये p कितना आगे गया होगा, मतलब वो x1 पूछ रहा है। भाई जितना x1 खींचेगा उतना ये पॉइंट आगे जाएगा। समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे करके काफी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बस दिमाग चलाते रहना अपना। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा ड्राइव किया है, वरना मैं डायरेक्ट बता सकता था भाई ये सीरीज का फॉर्मूला ले लो, ये पैरेलल का फॉर्मूला ले लो। देखो, आपको इसका एक इक्विवेलेंट बनाना है, सिंगल, जो बिल्कुल इस जैसा काम करे, इन तीनों जैसा काम करे, उसको एक सिंगल बनाना है। तो इसका जो के होगा वो कितना होगा भैया, के इफेक्टिव होगा, और वो कितना आ रहा है आपका, 2k। बात समझ में नहीं है, 2 और 1 3, और 3 और 6 का 2 होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, समझो बात को, ये 2k। अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, mg, और ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, के इफेक्टिव x, ये तो लग रहा है। तो यहां से कह सकते हो आप कि के इफेक्टिव x बराबर किसके है, mg के है। तो m x = mg/, के इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, 2k। लो, इतनी एक्सटेंशन आई है। अब देखो ये कैसे आया है, जिसको नहीं समझ में आया, क्या ये दोनों आपके कैसे दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में है ना, वेरी गुड। अगर पैरेलल में है तो उनका के इफेक्टिव कितना बनेगा, k1 + k2, यानी 2k + k, दैट इज 3k। ठीक है, अब ये ऐसा हो गया सिस्टम। अब ये सिस्टम आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका 3k, और ये हो गया आपका 6k। अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, k1 k2 यानी 3k × 6k/6k + 3k। तो कितना हो गया, 18k / 9k, के स्क्वायर, एक के से के, ये 2, ये आपका आ गया बेटा 2k। वही मैंने आपको दे दिया यहाँ पर 2k। ठीक है, ये दोनों आपके होमवर्क में। एक्सटेंशन ही बतानी है, की इफेक्टिव भी बताना है, जाहिर सी बात है एक्सटेंशन निकालोगे, और आपको एक्सटेंशन भी बतानी है, सेम। ये भी पूरा हुआ आपका।
करो। आ गया आंसर? कितना आया? देखें, ये आपका 8 kg का है, ये आपका 4 kg का है। तो मान लो अगर ये दोनों मास ना होते, ऐसे सोचना है, सुनो, अगर ये दोनों मास ना होते तो जो स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पर होता, ठीक है। या अगर खाली ये वाला मास भी होता और कोई फोर्स आगे नहीं होता तो भी ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होता। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जैसे ही मैंने इस स्प्रिंग को एक स्ट्रिंग बांध कर एक दूसरा मास लटका दिया है, तो फिर इसमें अब खिंचाव पैदा होगा और धीरे धीरे खींचते खींचते ये सब पूरा सिस्टम में इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा? 18 न्यूटन का। भाई 8 G 18 न्यूटन हो गया। ऊपर कितने क्या लग रही होगी? टेंशन। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम है, सेम है, तो ये भी जो टेंशन होगी वो कितनी होगी बेटा? 18 न्यूटन की होगी। ये भी 80 नहीं, यहाँ पर जो टेंशन लग रही होगी कितनी लग रही होगी बेटा? 80 न्यूटन की। अच्छा, जब ये खींचेगा तो इसके अंदर एक फोर्स जनरेट होगा, के एक्स। यानी आप कह सकते हो क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, जो के एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? 80 न्यूटन के। यानी एक्स बराबर कितने हो जाएगा? 80/100, दैट इज 0.8। सब एसआई यूनिट में है ना, तो मीटर। बात समझ में आई? हम्म। 80 कहाँ से आया? भाई देखो, इसका एफबीडी बनाओ आप। 8 kg का नीचे कितना आएगा? 8 × G तो आएगा mg। तो जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। 80 यहां से आया। ये तुम्हारी स्ट्रिंग आड़ी भाग रही है किसी एंगल के साथ। अगला क्वेश्चन बन जाएगा ये। सीधी करो। ये अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि फिर तो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। जो कंपोनेंट वर्टिकली बैलेंस हो रहा होगा उसका ही तो लोगी। भैया अगर आप इस स्ट्रिंग को ऐसे ले लोगे, ये ले लोगे ऐसे करके किसी एंगल के साथ, ये तो अगला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, लो होमवर्क ले लेना इसका, है ना। ये 60 ले लेना आप एंगल। अब देखो इसका कंपोनेंट करोगे, एक इधर आएगा और एक सीधा जाएगा। खुद सोच लेना। ठीक है, इन्होंने ऐसे बनाई है स्ट्रिंग अपनी, ऐसे करके। चलो, अरे बनेगा, क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। इसी तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। ठीक है, आ गए थे ना, कल प्रैक्टिस कराई थी इस पर। बस क्या क्या डिफरेंस है कि इधर भी एक फोर्स और लग रहा है। अब ये ब्लॉक इधर भागेगा, नो वन नोस। अच्छा, सोचेंगे भाई, दिमाग लगाएंगे घर जाकर, लड़ेंगे कुत्ते। एक ये क्वेश्चन है इसी जैसा, बस अब की बार क्या करा है मैंने, पूरा सेटअप ऐसे ही था, तो टेंशन वेंशन निकाल लेना, स्प्रिंग का फोर्स फोर्स निकाल लेना, उसके बाद आपने इसको कट कर दिया। तो जस्ट आफ्टर कटिंग लिखा हुआ है ना, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन। टेंशन नहीं बतानी है इसके अंदर, इन अ स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी आपका एक होमवर्क क्वेश्चन बन जाता है, होमवर्क क्वेश्चन बन जाता है। रुको, अब मैं आपको दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, ठीक है ना, चैलेंजर क्वेश्चन है आपके, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, देखते रहो। अरे स्प्रिंग के सारे क्वेश्चन होगा, अब नहीं बचा कोई भी।
आपको आपको इस स्प्रिंग में रीडिंग बतानी है। स्प्रिंग S1 स्प्रिंग S2 में क्या बतानी है? रीडिंग बतानी है कि आपने इसके नीचे 4 kg का मास लटका दिया है, तो इसकी रीडिंग क्या होगी। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। 4 kg 4 kg, ठीक है। 4 kg 0 kg, 2 kg 2 kg, 0 0 kg 4 kg। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ सोच के आएंगे, दिमाग लगाएंगे भाई, कैसे आएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, वो भी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे आप। देखो करना खुद से ही है, ये बात ध्यान रखना। ये आपकी 30 न्यूटन का इस स्ट्रिंग पे फोर्स है। ये मास आपका 2 kg है। रीडिंग बतानी है स्प्रिंग में। रीडिंग बतानी है, ठीक है। ऑप्शन दे दूं क्या? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करके लेके आए। अब आप कोई सी भी बुक उठा लो, स्प्रिंग का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपकी कॉपी में ना हो रहा हो। अगर क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर तो इन्हीं में से आएगा, बता देना सर इस नंबर का आया है या इस नंबर का, ये गारंटी है इस बात की। इतना कर लोगे, स्प्रिंग का क्वेश्चन अगर आ गया 4 नंबर आपके पक्के। इतनी मैंने आपको वैरायटी करा दी। कितने हो गए होंगे स्प्रिंग के क्वेश्चन अब तक? 20 से ऊपर तो हो गए होंगे, हैं? 20 से नीचे? अरे, हो गए होंगे 20 से ऊपर तो। अब के लिए पूरा हो जाएंगे। अच्छा। अच्छा, तो अब भी पूरे करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। मैं क्वेश्चन बहुत दे दूंगा। असल में यार 11th है ही इतनी बड़ी कि दोबारा वापस आने का मौका नहीं मिलता है। बहुत बड़ी है 11th आपकी, इसलिए अगर आप रोज नहीं पढ़े 11th में तो तुम्हारी नैया डूब गई। नैया कैसे बोलते हैं? नाव को, इतने तो आता है। 11th बहुत बड़ी है भाई। और बच्चे ज़्यादातर आप अपना 11th ही खराब करते हैं। वो टेंथ टेंथ से रिलेट करने लगते हैं, बोले जैसे टेंथ में हुआ ऐसे 11th में हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। सच बता रहा हूँ, मतलब टेंथ तो धूल भी नहीं है। 11th से जिस दिन पढ़ मतलब जो क्लास लेके आप उठते हो ना, उसकी जो धूल झड़ रहे हो वो 10th है। एक क्लास की धूल, वो 10th है। मान लो अभी आप 11th की क्लास ले रहे हो, ठीक है। अभी आप उठे, आपने ऐसे कपड़े वपड़े झाड़े अपने, तो उससे जो धूल झड़ेगी ना, वो सिलेबस है आपका 10th का। ठीक है। अब सोचो 11th कितनी बड़ी है। डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। चलो, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं भाई, वेइंग मशीन। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपना, वेइंग मशीन। ठीक है, कुछ छोड़ेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, और आपको आज बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें सोचने को भी मिलेंगी और सुनने को भी मिलेंगी और सीखने को भी मिलेंगी। तीनों चीज़ें हैं। तो पहले वेइंग मशीन की बात कर लेते हैं भाई। वेइंग मशीन क्या करती है? वजन नापती है।
वजन नापती है, वजन नापती है। बंदा खड़ा है, बंदा खड़ा है, ठीक है। तो अभी आप भूल जाओ कि ये वेइंग मशीन है, अभी भूल जाओ आप कि ये वेइंग मशीन है। आप तो एक काम करो, एफवीडी वगैरह बनाओ, एफवीडी बनाओ जल्दी से फटाफट। बंदे का एफवीडी बनाओ, चलो पहले ये बंदा है, तो नीचे की तरफ इसका बंदे का मास एम होगा तो एमजी होगा, और ऊपर की तरफ नॉर्मल एक्शन लग रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसका वेइंग मशीन का एफवीडी बनाता हूँ, वेइंग मशीन का एफवीडी बनाता हूँ, तो इस पे क्या लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा, और एक धरती लगा रही होगी फोर्स एमजी। बोलो भाई, और तो कुछ नहीं है, क्लियर बात है। तो वेइंग मशीन करती क्या है आपका, वेट मेजर करती है, बोलो, वेट मेजर करती है क्या, फिर मास नॉर्मल मेजर करती है, क्या आपने उसके ऊपर कितना नॉर्मल लगा रखा है, ठीक है। ये नॉर्मल जो आप लगा रहे हो ना उस पर, ये वो कैलकुलेट करके बताती है, क्या बताती है, नॉर्मल कैलकुलेट करके बताती है, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग लिखनी हो ना, वेइंग मशीन की रीडिंग, जो आपको एक्चुअल में रीडिंग देखने को मिलती है, वो नॉर्मल बाई जी होती है, वो नॉर्मल बाई जी होती है। सपोज इसने जो नॉर्मल बताया, वो मान लो बताया 500 न्यूटन का, तो रीडिंग क्या हो गई बेटा, 500 बाई 10, दैट इज आपका वजन बताएगी वो कि आप 50 केजी के हो। वो वेट नहीं बताती, मास बताती है। सबसे पहले तो ये बात है कि वेइंग मशीन वेट नहीं बता, वेट इक्वल टू एमजी होता है भाई, मास बताती है, लेकिन हम जनरली उसको वेट बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज में अपना, ठीक है। लेकिन फिर यार आप फिजिक्स पढ़ लो तो आपका पता होना चाहिए कि वो हमारा क्या बताती है बेटा, रीडिंग, रीडिंग मतलब मास बताती है। बात समझ में आ रही है। इसी पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत प्यारा सा। मान लीजिए ये आपकी वेइंग मशीन है, ये आपकी वेइंग मशीन है, उस पर एक बंदा खड़ा है, और इस बंदे के हाथ पे एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मास लटका हुआ है। ये बंदा मान लो आपका 60 केजी का है, और यहाँ पे मास मान लो आपका 20 केजी है। कितना मास है आपका यहाँ पर, 20 केजी लटका हुआ है। तो क्या आप बताओगे वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, रीडिंग क्या होगी, बताओ रीडिंग क्या होगी। एफवीडी बनाइए, पहले बंदे का एफवीडी बनाइए फटाफट, बंदे का एफवीडी बनाइए। क्या है, ये बंदा है, ऊपर कौन लग रहा होगा इस पर, नॉर्मल, एक टेंशन नीचे, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना बंदे पर, क्लियर है ना बात, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इस ब्लॉक का भी एफवीडी बनाना पड़ेगा। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, 20 जी, ऊपर की तरफ लग रही होगी टेंशन, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहोगे टेंशन इज इक्वल टू 20 जी, बोले तो 200 न्यूटन। अगर ऐसा है तो यहाँ से आप इस फोर्स की इक्वेशन लिखो, क्योंकि ये भी बैलेंस है, बैलेंस है तो आप कहोगे एन प्लस टी इज इक्वल टू एम जी। क्लियर है बात है। तो एन आपको निकालना है, टी कितना है बेटा आपका 200, एम कितना है आपका 60 यानी 600, यानी एन इज इक्वल टू 600 माइनस 200, एन इज इक्वल टू 400। तो अगर मैं रीडिंग की बात करूं आपसे, तो कितनी आ जाएगी भैया आपकी, नॉर्मल बाई जी, नॉर्मल है 400 अपॉन 10, बोले तो 40 केजी का मीजर करके देगी। आप हो 60 के, मेजरमेंट आएगी कितनी, 40, क्योंकि यहाँ पर आपने एक मास लटका दिया जिसकी वजह से नॉर्मल कम हो गया है, जिसकी वजह से नॉर्मल कम हो गया है। तो आपकी जो वेइंग मशीन है क्या बताती है, नॉर्मल बताती है। बात समझ में आ रही है, नॉर्मल बताती है एक। अच्छा, इस जैसा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता, जी लिफ्ट प्रॉब्लम भी करेंगे अभी आप, ये ये आप होमवर्क क्वेश्चन करके लेके आएंगे। ये लिफ्ट मतलब वेइंग मशीन का बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मैं मानता हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे, ठीक है। तो आप होमवर्क क्वेश्चन है, क्या है, एक मैन ऑफ मास 60 केजी स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट, स्टैंडिंग ऑन अ लिफ्ट, वेइंग मशीन इज, वेइंग मशीन कैप्ट इन अ बॉक्स ऑफ मास 30 केजी। मतलब एक बंदा खड़ा है, वेइंग मशीन है, और इसके अंदर मतलब केज के अंदर है, ये बॉक्स है, इसके अंदर है। बॉक्स का जो वेट है वो 30 केजी, और मैन का वेट है कितना 60। बॉक्स हैंगिंग फ्रॉम अ पुली, पुली से टंगा हुआ है, फिक्स्ड टू द सीलिंग, सीलिंग से फिक्स्ड है थ्रो अ लिफ्ट लाइट रोप, द अदर एंड ऑफ द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड बाई मैन हिमसेल्फ। अच्छा ठीक है, तो एक एंड तो बना हुआ है किससे,
बॉक्स है और दूसरा एंड किसके हाथ में दे दिया, बंदे के हाथ में। अब सोचो, इमेजिन करो सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन इमेजिन करो, आपको खड़े रहना है सिर्फ अपनी रस्सी पकड़कर, ठीक। अच्छा, इफ द मैन मैनेज टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, अब आप चाहते हो कि जो आपका बॉक्स है वो रेस्ट पर रहे, ना ऊपर जाए ना नीचे रहे, तो व्हाट इज द वेट शोन बाय द मशीन, तो मशीन कितना वेट शो करेगी उस वक्त में, ठीक है। भाई अगर ये नॉर्मली वेइंग मशीन पे खड़ा होता तो 60 केजी की रीडिंग दे देती, क्योंकि अब ये कुछ पकड़े हुए खड़ा है और ये चाहता है कि सब कुछ सिस्टम कैसा रहे, रेस्ट में रहे, तो फिर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। तो आपको क्या करना है, बंदे का एफवीडी बनाओगे, बॉक्स का एफवीडी बनाओगे, आपको निकालना क्या है एक्चुअल में, नॉर्मल निकालना है। बात समझ में आ रही है, तो बंदे का एफवीडी बनाओगे, इस बॉक्स का एफवीडी बनाओगे, ठीक है। अच्छा, वेइंग मशीन का क्योंकि कोई जिक्र नहीं किया है, तो वेइंग मशीन का वेट आप कितना मानोगे, मासलेस मानोगे, जो हमारी वेइंग मशीन है वो मासलेस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। करेक्ट वेट का मतलब कितना दिखाना चाहिए, 60 केजी। वो क्या करे ऐसा कि मशीन उसको करेक्ट वेट दिखाने लगे, ठीक है। तो सोचेंगे इस बात को, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है भाई, इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। अब वेइंग मशीन इन लिफ्ट, वेइंग मशीन इन लिफ्ट, लिफ्ट में वेइंग मशीन का क्या होगा भाई, मान लो ये ब्लॉक है आपका, ये वेइंग मशीन है आपकी, इस पर रखा हुआ है ब्लॉक, और ये लिफ्ट चली ऊपर ए एक्सेलरेशन से, तो अब कितना वेट आपका वेइंग मशीन शो करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी का आ जाएगा, ये नीचे और ये आपकी फ्री फॉल, ये आपका फ्री फॉल, ठीक है। 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके ये, वेइंग मशीन लिफ्ट। तो पहले लो ये उतारो, आप उतारना चालू करो फटाफट, थोड़ा सा बैठ लूँ यार अब, बेटी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, क्लियर बात है, जा किधर रही है, ऊपर, यानी एक्सेलरेशन किधर है आपका, ऊपर है। तो आप कहोगे नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यानी नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो यहाँ से नॉर्मल इज इक्वल टू एम कॉमन लोगे आप, ए प्लस जी आ जाएगा, यानी इतना नॉर्मल शो होगा, इतना नॉर्मल शो होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है भाई सबकी बात। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं, देखो इसको कैसे करेंगे, पहले नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ नॉर्मल, किधर जा रही है बेटा ये, नीचे, तो कौन सा फोर्स बड़ा है, एम जी बड़ा है ना, जिधर आपका एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये कहोगे आप एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से अगर आप नॉर्मल निकालोगे तो हो जाएगा एम जी माइनस ए, इतना नॉर्मल आएगा। बोलो, क्लियर बात है, यानी अगर लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है तो एम ए प्लस जी हो जाएगा, और अगर लिफ्ट आपकी नीचे जा रही है तो एम जी माइनस ए हो जाएगा। देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, जी माइनस ए हो जाएगा। अब फ्री फॉल की बात करते हैं, तो फ्री फॉल इसका मतलब नीचे आ रही होगी, और किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होगी, जी से नीचे आ रही होगी। तो आप इसका जब एफ बनाओगे, इसका जब आप एफ बनाओगे तो आप कहोगे मास नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ बेटा नॉर्मल, और ये नीचे आ रहा है ए बराबर जी से, तो आप कहोगे भाई एम जी माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, और जब ए की जगह जी पुट करोगे तो आंसर यानी ज़ीरो वेट शो करेगी। जब आप फ्री फॉल हो रहे होते हो तो आप अपने आप को वेटलेस फील करते हो, कैसा फील करते हो बेटा, वेटलेस, यानी अगर आप अपने नीचे उस टाइम वेइंग मशीन देखोगे तो आपको लगेगा कि मेरा कोई वेट ही, मतलब वेइंग मशीन आपकी कोई वेट कोई रीडिंग आपको नहीं देगी। कब कब, जब आप लिफ्ट में फ्री फॉल हो जाओ, फ्री फॉल का मतलब मान लो लिफ्ट टूट जाए,
अब आप फिर ऐसे ही जाके गिरोगे ना, बोलो। हम्म। वजन फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो जाके गिरेगी तो क्या होगा, चोट लगेगी नहीं लगेगी? खत्म हो जाएगा। अच्छा क्या करना चाहिए? लेट जाओ। लेट जाना चाहिए। किसने बोला लेट जाना चाहिए? हम्म। नहीं, इतना हो तो काफी ऊंचा होता है यार, काफी ऊंचा होता है। खड़े रहोगे तो हड्डी टूटेंगी, लेट जाओगे तो मतलब रेयर है आप बच जाओ, रेयर चांस है कि आप बचो। तो लिफ्ट ही नहीं टूटेगी, बात ही खत्म हो गई। या या उस टाइम ऐसा है कि जिस टाइम लिफ्ट टच करने वाली हो आप उछल जाओ, तो आपको नॉर्मली फील नहीं होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। तो फिलहाल ये है कि बिरयानी तय है आपकी। चलो जल्दी से करो। बहुत ध्यान से सुनो कि आप लिफ्ट में चढ़े, द पैसेंजर इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर है वो, एंड हैज पुश द बटन फॉर द 15th फ्लोर। उसने लिफ्ट का बटन दबाया कि मुझे कहाँ जाना है, 15th फ्लोर पर जाना है, ठीक है। द एलिवेटर इज बिगिनिंग टू मूव अपवर्ड, तो जाहिर सी बात है जो आपकी लिफ्ट है वो ऊपर चलनी चालू हुई, तो उस टाइम पर आपकी जैसी वो ऊपर चढ़नी चालू हुई होगी, तो उस टाइम पर आपकी वेइंग मशीन पर कितनी रीडिंग होगी? नहीं है समझ में? उस टाइम पर अगर आपने अपने नीचे वेइंग मशीन लगा रखी है, जैसे ही आपने स्विच दबाया है लिफ्ट बंद हो गई है, लिफ्ट जैसे ही चलना चालू करती है, समझ गए, जैसे ही चलना चालू करती है, तो सडनली, तो उस टाइम पर आपकी रीडिंग कितनी होगी? नंबर एक क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा जब आप 5th फ्लोर पर पहुंचने वाले हो, जस्ट बिफोर पहुंचने वाले हो, उस टाइम पर कितना वेट शो करेगी, यानी रीडिंग शो करेगी? क्या दोनों पर सेम रीडिंग शो करेगी, या किसी पे ज्यादा करेगी किसी पे कम करेगी? सोचकर बताएंगे। ये आपकी सिचुएशन है, इसको सोचना है, मैंने लिफ्ट प्रॉब्लम आपको समझा दी है, उससे रिलेट करके आप निकाल लेना आंसर, ठीक है। और डायग्राम बनाना है, प्रॉपर डायग्राम बनाना है, एफबीडी बनानी है। डायग्राम एफबीडी तब जाकर आप उसका नॉर्मल लिखोगे। बात समझ में आ रही नहीं? ठीक है, तो ये भी आपका एक होमवर्क है, और ये भी आपका एक होमवर्क है। इसके अलावा मान लो मैं एक लिफ्ट में बैठा हुआ जा रहा हूँ ऊपर, वो फ्रेम एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है? एक्सेलरेटेड है। हम्म। नहीं नहीं, मैं लिफ्ट में ही देख रहा हूँ। मतलब लिफ्ट तो आप कहीं से भी देखो, लिफ्ट तो ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। मतलब कोई बंदा बंदा बाहर से है या आप भी लिफ्ट के अंदर हो, तो आपको इतना तो पता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है या लिफ्ट नीचे जा रही है, तो वो फ्रेम एक्सेलरेटेड होगा या नॉन एक्सेलरेटेड होगा? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं बता सकते। आप पहले देखोगे क्या लिफ्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, लिफ्ट क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, या फिर एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से जा रही है, सॉरी एक्सेलेशन, किसी एक्सेलेशन के साथ जा रही है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है लिफ्ट जा रही है लेकिन उसका कोई एक्सेलेशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो वो फ्रेम आप एक्सेलरेटेड फ्रेम नहीं बोलोगे, यानी वो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं बोलोगे। मैंने आपसे बोला है ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो, ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन जीरो, भले ही मूव कर रहा हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है, तो ऐसे फ्रेम को आपको क्या नाम देना है बेटा? इनर्शियल फ्रेम। और ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड हो उसको क्या नाम देना है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक मिनट आप इन्हें बिठा लो। अब फिर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो आप, बहुत ध्यान से सुनो। हमने ये पता लगा लिया कि जीरो एक्सेलेटेड फ्रेम आपके इनर्शियल फ्रेम है, और एक्सेलेटेड फ्रेम आपके नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बात समझ में आई? अब ये बताओ धरती कैसा फ्रेम है, धरती कैसा फ्रेम यानी अर्थ कैसा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? आधे सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी सोचो। जल्दी से बताओ, धरती कैसा फ्रेम है, आधे सेकंड का टाइम लो और सोचो। आधा सेकंड हो गया, 10 सेकंड का दूं? हो गए?
तो ये भी मैं ना रिलेटिव टर्म कर रहा हूँ। लेट 10 सेकंड इज इक्वल टू आधा सेकंड। ठीक है? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे सीधा आंसर दो। मैंने कहा हम धरती पर हैं, तो धरती हमारा इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? इनर्शियल है। नॉन इनर्शियल। हम्म। इनर्शियल फ्रेम है, क्यों? बेटा अगर घूम रही है ना, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब एक्सेलेरेशन है। अब बताओ, चलो ये भी डाउट क्लियर करा मैंने आपका। हर घूमती हुई चीज में एक्सेलेरेशन है, बात ध्यान रखना। जो चीज घूम रही है भले ही कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही हो, लेकिन उसके अंदर एक्सेलेरेशन है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। और बताओ, तो अब ये कैसा होगा? एक्सेलरेटेड, यानी अब फिर पूछ रहा हूं क्वेश्चन कि जो धरती है वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है या नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है? या फिर आप कैसे ऐसा पूछूं, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है? नॉन इनर्शियल। इसका मतलब अब तक आपने जितने क्वेश्चन कराए हैं वो तो सब गए, फाड़ के फेंक दो सारे पेज भाई। अब तो जितना पिछला कराया है, अगर आप इसको नॉन इनर्शियल बोल रहे हो, अब तक मैंने जितना पढ़ाया है सब गलत हो गया, सब काट पीट के रख दो, अब दोबारा से पढ़ेंगे चैप्टर। बोलो। क्योंकि हमने भैया धरती पे ही तो सारा काम किया है ये। तो आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये तो सब खत्म हो गए, सब पे न्यूटन के फॉर्मूला चेंज करने पड़ेंगे। तो फिर अब आप कहोगे तो चलो सर इनर्शियल ले लेते हैं। तो भाई मैंने आपको मेरी इस बात का जो मतलब है ना, वो इसी में छुपा हुआ है। ये रिलेटिव टर्म है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। अब आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक फ्रेम चूज करो, क्या है वो, एक्सेलरेटेड हो या नॉन एक्सेलरेटेड हो। आप एक फ्रेम चूज कर लो। सपोज मैंने वो फ्रेम चूज कर लिया, क्या, धरती, अर्थ चूज कर लिया, और मैंने मान लिया कि वो कैसा है, इनर्शियल फ्रेम है। कैसा फ्रेम है वो? इनर्शियल। मैं अब धरती पर हूं और मैंने मान लिया कि धरती को मैं अब से कैसा फ्रेम बोलूंगा, इनर्शियल। जैसे इन्होंने कहा भी आधा सेकंड सर हो गया 10 सेकंड, मैंने कहा आधा सेकंड इज इक्वल टू 10 सेकंड के। ठीक है, मैंने मान लिया यार, मानने को तो कुछ भी माना जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने एक फ्रेम चूज कर लिया है कि ये कैसा है, इनर्शियल है, अब इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में जितने भी मुझे एक्सेलरेटेड फ्रेम दिखाई देंगे वो नॉन इनर्शियल, और जितने भी जीरो एक्सेलरेशन फ्रेम दिखाई देंगे वो इनर्शियल। क्या बोला मैंने, जल्दी से बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ्रेम चूज कर लेना है और उसको बोल देना है कि ये कैसा है, इनर्शियल है। बैठ गया उस पर। जैसे धरती है, मैंने मान लिया कि धरती को मैं मानूंगा आज से इनर्शियल है, मेरे लिए इनर्शियल है, क्योंकि रिलेटिव टर्म की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये मेरे लिए इनर्शियल है। अब धरती के रेस्पेक्ट में मुझे जितनी चीजें एक्सेलरेट करती हुई दिखाई देंगी मैं उन्हें बोलूंगा नॉन इनर्शियल, और जितनी भी चीजें मुझे जीरो एक्सेलरेशन वाली दिखाई देंगी वो इनर्शियल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं जैसे धरती पे खड़ा हूं, लिफ्ट मुझे ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर लिफ्ट में एक्सेलरेशन है तो मैं बोलूंगा ये कैसा फ्रेम है, धरती के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये जो है आपका एक रिलेटिव टर्म है, वरना तो हम फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सारी फिजिक्स धरती पर ध्वस्त हो जाएगी। तो इसलिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल आपस में कैसे टर्म है बेटा, रिलेटिव टर्म है। इसका मतलब समझ में आ गया रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है? देखो ये जो मैंने आपको थ्योरी बताई है ये बहुत, अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जिसको मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। और यहाँ से मतलब जो आपके फिजिक्स में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, असर्शन रीजन है, वो यहीं से फंसते हैं। जब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं खोलोगे अपने, अच्छे क्वेश्चन को हिट नहीं कर पाओगे। बात तो समझ में आ गई ना? ठीक है, आप क्या इसको लिख भी सकते हो, पहले इतना लिखो फिर मैं आपको कुछ और भी लिखवाता हूं। यू अज्यूम अ फ्रेम, यू अज्यूम अ फ्रेम टू बी इनर्शियल, यू अज्यूम अ फ्रेम टू बी इनर्शियल, ब्रैकेट में लिख दो नॉन एक्सेलरेटेड। आपने एक फ्रेम को एज्यूम करना है जो कि कैसा है, इनर्शियल है, आप मानोगे उसे इनर्शियल, और ब्रैकेट में लिख दो जीरो एक्सेलेशन या नॉन एक्स, मतलब ऐसे लिख दो जीरो एक्सेलेशन या नॉन एक्सेलेटेड। से F1, से F1, और आपने उसको क्या नाम दे दिया, F1 नाम दे दिया। किस फ्रेम को, जिसको आपने इनर्शियल मान लिया है, भले ही वो इनर्शियल हो या ना हो, आपने मान लिया। हमने कहा ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, एनी फ्रेम विच इज
एनी फ्रेम विच इज नॉन इनर्शियल with respect to F1 with respect to F1 called with respect to F1 called inertial. क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा से बताना. एक्सेलरेटेड बोला, नॉन एक्सेलरेटेड? पहली पूरी लाइन बोलो, क्या बोली मैंने? नॉन एक्सेलरेटेड, सॉरी, नॉन इनर्शियल नहीं, सॉरी, नॉन एक्सेलरेटेड. एनी फ्रेम विच इज नॉन एक्सेलरेटेड, जब भी तो बोलोगे आप, विच इज नॉन एक्सेलरेटेड विद रेस्पेक्ट टू F1 कॉल्ड इनर्शियल. अगला लिख दो इस जैसे, एनी फ्रेम विच इज एक्सेलरेटेड